बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 10 में चैप्टर नंबर है 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेक्शन बी करेंगे इसका हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ ऑलवेज द केस दैट अ सीरीज कनेक्शन बिटवीन कैपेसिटर्स विल रिजल्ट इन एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बीइंग स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपकी इस चैप्टर में नहीं है। जो प्रीवियस चैप्टर था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका आंसर उस चैप्टर में मौजूद है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पेज नंबर 103 निकाल लीजिए आप। पेज नंबर 103 पे इसका आंसर मौजूद है। प्रीवियस चैप्टर में हमने इसका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था। इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे, ये पूछा है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज क्यों इक्वल अमाउंट में स्टोर हो जाता है कैपेसिटर पे। इसका आंसर आपके पास इसमें मौजूद है। इसको हम यहाँ से लिखेंगे, कैपेसिटर्स आर कंसिस्ट ऑन सच अ कॉम्बिनेशन दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन कैपेसिटर। इस तरह से कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे कि एक कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर कैपेसिटर, तो दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट हो, एंड द नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्ट विद द पॉजिटिव ऑफ द अदर कैपेसिटर, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कैपेसिटर के मुतालिक हम बात कर रहे हैं। अगर 3 कैपेसिटर हैं, सपोज करें C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन फर्दर कनेक्टेड देम विद अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। अब हमने 3 कैपेसिटर लिए, C1, C2 और C3, उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और उसमें जो बैटरी है वो V वोल्ट की है। देन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1 ड्रॉज चार्ज Q फ्रॉम द बैटरी। अब जो पहला हमारा कैपेसिटर होगा ना C1, वो बैटरी से पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ C3 ड्रॉज नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बैटरी। तो इन्होंने ये कहा है जो C1 जो कैपेसिटर होगा वो बैटरी से पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा, और जो C3 होगा लास्ट वाला जो होगा उसके ऊपर बैटरी से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। ये जो हमने डिस्क्राइब किया है इसको मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखें, एक 3 कैपेसिटर है हमारे पास, C1, C2 एंड C3। 3 कैपेसिटर्स हैं, आपस में कनेक्ट करें। किस तरह कनेक्ट करें कि एक कैपेसिटर का जो नेगेटिव है वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट है, फिर दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव जो है तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जिसमें एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, जितने भी आते जाएंगे इस तरह ही कनेक्ट होते जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर हमने 3 कैपेसिटर एग्जाम्पल के तौर पे लिए, इसीलिए मैंने 3 ड्रॉ करें, वरना ये जितने भी होंगे बस इसी तरतीब से जुड़ेंगे तो हम कहेंगे ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि C1, C2 और C3 को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करा, उसके बाद इसको एक बैटरी के साथ जो है ज्वाइन कर दिया जिसमें V वोल्ट है। ठीक है, क्या है उसमें V वोल्ट है। अब ये देखें होगा क्या इसके अंदर, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जो C1 की जो ये लेफ़्ट साइड वाली प्लेट है, ये जो है पॉजिटिव चार्ज, बैटरी से पॉजिटिव चार्ज जो है अपने ऊपर ड्रॉ कर लेगी, मतलब अपनी तरफ पुल कर लेगी। सारा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। C1 की लेफ़्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये वाली प्लेट जो है इसका पॉजिटिव चार्ज, ये जो दूसरा हमारा कैपेसिटर है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ जो है पुल करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो C1 की राइट साइड की प्लेट पे आ जाएंगे। इससे ये होगा कि इसकी लेफ़्ट साइड की प्लेट जो होगी वो पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और राइट साइड की प्लेट जो होगी पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये सेम इसी तरह रिपीट होता जाएगा। जब इसने सारे इसके नेगेटिव ले लिए तो इस प्लेट के ऊपर क्या कौन से चार्जेस आ जाएंगे, इस प्लेट के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाएंगे। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाएंगे तो ये C3 के नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे क्या होगा, इसके ऊपर सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस तरह तीनों कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये आपको जो मैंने आपको बताया, जब हमने इसको ज्वाइन करा था, जो इसके C1 कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड की प्लेट के ऊपर कौन से चार्जेस आ गए थे, पॉजिटिव चार्ज आ गए थे, और C3 की जो राइट साइड की प्लेट थी उसके ऊपर उसने बैटरी से सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल कर लिया था, इसलिए इसकी ये वाली जो है पूरी नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। ठीक है, इस तरह से जब ये एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी और एक नेगेटिवली चार्ज हो गई थी, उसके बाद इसने इस C2 के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है पुल करा और इसकी इस राइट साइड की प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया और लेफ़्ट साइड की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरह ये सीक्वेंस के साथ चलता रहा। इसी तरह हर कैपेसिटर में एक प्लेट पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये सारा चार्ज जो इनके अंदर स्टोर हो गया ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है और जो है इक्वल अमाउंट में होगा। और यही इस क्वेश्चन में हमसे उन्होंने पूछा था। आपको इससे समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। बाकी का जो लिखने का है फिर हम वो बुक से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि बुक में से क्या लिखना है हमने। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था।
फिर मैं आपको दोबारा से पढ़ के बताती हूँ। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1 ड्रॉ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द बैटरी। C1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बैटरी से, थर्ड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव फ्रॉम बैटरी, बैटरी से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। द पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट प्लेट ऑफ C1 अट्रैक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो C1 की जो पॉजिटिव प्लेट बन गई ना, हमारी दो प्लेट्स हैं ना उसके अंदर, तो जो लेफ्ट वाली है वो पॉजिटिव बन गई, तो वो क्या करेगी, अट्रैक्ट फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट ऑफ C2 की लेफ्ट वाली प्लेट से फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट ऑन द राइट प्लेट ऑफ द C1। अब ये C1 की राइट प्लेट पे जाके अक्यूमुलेट हो जाएंगी, जमा हो जाएंगे। बस द प्लेट ऑफ C1 बिकम नेगेटिवली चार्ज विद द नेगेटिव चार्ज। इस तरह C1 की जो एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई लेफ्ट वाली, और राइट साइड वाली नेगेटिवली चार्ज हो गई। इन दिस वे एवरी कैपेसिटर बिकम चार्ज। इस तरह तमाम कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं। एंड दे कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। ये लाइन इसमें ऐड कर लें यहाँ तक लिखने के बाद, एंड दे कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। बस ये आपका जो है क्वेश्चन 1 का आंसर पूरा हो गया। इसमें मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया। जो डायग्राम मैंने आपको बना के बताई है वो बुक में नेक्स्ट पेज पे इधर बनी हुई है, वो मैंने साथ साथ इसलिए बनाई ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई शुड वी कनेक्ट द इक्विपमेंट इन पैरेलल रादर देन इन सीरीज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए क्वेश्चन जो है ये इन्होंने घुमा के पूछा है, वरना इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इन्होंने हमसे पूछा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इक्विपमेंट क्यों लगाते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 118 पे इसका आंसर है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लिखेंगे इसका फर्स्ट, इसका एडवांटेज क्या है, ईच अप्लायंस कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली। हर अप्लायंस को जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में मुख्तलिफ अप्लायंसेस लगाते हैं तो हम हर अप्लायंस को अलग अलग ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि एक को ऑन किया तो सारी ऑन हो गई, एक को ऑफ किया तो सब ऑफ हो गई, ऐसा नहीं है, सबको अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हैं। पॉइंट 2 लिखेंगे, द वोल्टेज ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सेम एज द पावर सप्लाई लाइन। तो तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर वोल्टेज जो होता है इसमें सेम पहुंच रहा होता है। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तमाम अप्लायंसेस या तमाम रेजिस्टेंस के अंदर सेम वोल्टेज होता है। पॉइंट 3 है, इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द प्रॉब्लम द अदर अप्लायंस विल कंटिन्यू इट्स फंक्शन। तो अगर किसी एक अप्लायंस की रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अप्लायंस रुक जाएगी, लेकिन बाकी की जो होंगी वो अपने जो है फंक्शन करती रहेंगी। तो इसके ये 3 इसके एडवांटेजेस हैं। असल में इन्होंने एडवांटेजेस ही पूछे थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके सवाल को पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, डज अ सर्किट नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर फॉर करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो क्या एक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है करंट फ्लो करने के लिए? किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट कब फ्लो होता है, जब हमारे पास दोनों चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। हम लिखते हैं इसका आंसर, करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमेशा करंट जो होता है हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ जाता है। इफ़ देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी नो करंट फ्लो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा चार्जेस के दरमियान में तो करंट फ्लो नहीं होगा। सो अ सर्किट नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर टू फ्लो करंट। इसलिए एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है करंट फ्लो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ इट इम्प्रैक्टिसिबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज़ वाई। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम एक साथ इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब को क्यों नहीं लगा सकते। इसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर दोनों को की जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है और वोल्टेजेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम उनको नहीं साथ लगा सकते। क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम मुख्तलिफ रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो पूरे सर्किट में तमाम रेजिस्टेंस के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। अब इसका आंसर मैं पढ़ लेती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। Connecting an electric light bulb and an electric heater in series is impracticable। इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज़ में लगाना इम्प्रैक्टिसिबल है, बिकॉज दे विल नॉट रिसीव द करंट एंड वोल्टेजेस दैट दे रिक्वायर। उनको जितनी अमाउंट में वोल्टेज और करंट की ज़रूरत होगी वो उनको उसमें नहीं मिलेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर एंड द बल्ब डिफर्स। बल्ब और हीटर दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। एंड द पोटेंशियल ड्रॉप विल इंक्रीज एज द रेजिस्टेंस इंक्रीज। और जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। अब इन दोनों की जो है हीटर की रेजिस्टेंस डिफरेंट है और बल्ब की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। हीटर और बल्ब में पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा, इसीलिए इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है,
यहाँ से मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर एंड द बल्ब डिफर्स एंड द पोटेंशियल ड्रॉप विल इंक्रीज एज द रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो हीटर और बल्ब की रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। सिंपल सी इसकी रीज़न ये हुई कि हीटर और बल्ब की रेजिस्टेंस डिफरेंट है, दोनों की जो है करंट और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इसलिए हम दोनों को एक साथ कंबाइन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन अ फ्यूज इज यूज इन अ सर्किट डज इट कंट्रोल द करंट और द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम फ्यूज़ को किसी सर्किट में लगाते हैं तो वो क्या करंट को कंट्रोल करता है या पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करता है, और हम किस तरह उसको यूज़ करते हैं। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 125 पर है। फ्यूज़ एंड ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूजेज प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कॉज्ड बाय ओवर हीटिंग। जब ओवर हीटिंग हो जाती है, हीट ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनको डैमेज होने से रोकने के लिए फ्यूज़ और ब्रेकर्स यूज़ होते हैं। व्हेन देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट रनिंग थ्रू द सर्किट द वायर्स दैट आर कंटेन्ड विद इन द सर्किट विल बिगिन टू ओवरहीट। तो जो सर्किट में तार लगे होते हैं वो ओवरहीट हो जाते हैं। अ मेटल वायर फ्यूज विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट विल बिकम मोल्टन ब्रेकिंग द सर्किट। देखिए ये जो सर्किट ब्रेकर या फ्यूज़ लगे होते हैं इनके अंदर एक बहुत बारीक सा इन्होंने थिन सा मेटल का वायर लगाया होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब हीट ज़्यादा आती है या करंट ज़्यादा आता है तो फिर ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है ना। आपको पता है जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है हीट निकलती है। जब करंट ज़्यादा आ जाए ज़्यादा हीट निकलेगी, जब वो ओवर हीट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ये जो फ्यूज़ का बारीक सा तार होगा ना ये मेल्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। करंट जो होता है वो हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो करता है। जब क्लोज सर्किट ही नहीं रहेगा, सर्किट ओपन हो जाएगा तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमसे इन्होंने पूछा था कि फ्यूज़ जो होता है किस चीज़ को कंट्रोल करता है। फ्यूज़ करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब वो फ्यूज़ का तार मेल्ट हो गया उसने करंट को गुजरने से रोक दिया, जिसकी वजह से अप्लायंसेज जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज वो ख़राब होने से बच जाती हैं ओवर हीटिंग के नतीजे में। फ्यूज़ ना लगा होता या ब्रेकर्स ना लगे होते तो ज़्यादा अमाउंट का करंट जब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में आ जाता तो वो उसके अंदर उनको डैमेज कर देता। ये पूरा पैराग्राफ इसका आंसर आएगा सर्किट से ये सर्किट तक, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक में पेज 110 पे मौजूद है। कन्वेंशनल करंट, व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो जब बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। बस इसकी इतनी छोटी सी ही डेफिनेशन आएगी, पेज नंबर 110 पे ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। ओम्स लॉ को आपको डिस्क्राइब करना है, उसकी लिमिटेशन भी बतानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको डिटेल के साथ करना है। आपकी बुक में पेज नंबर 112 पे इसका आंसर है। पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा, दिस लॉ इज़ प्रोपोज्ड बाय ओम। उसके बाद आप दीजिएगा इसका स्टेटमेंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कहते हैं कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस सर्किट में बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा सर्किट में, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट, डायमेंशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा द कंडक्टर रिमेन्स सेम। और ये भी इन्होंने इसमें कहा है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि जो डायमेंशन है और टेम्परेचर है कंडक्टर का वो सेम रहे। इसको लॉ को ये डिफ़ाइन करने के बाद इसकी डेरिवेशन करनी है। आपने लिखना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V। I जो है करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब हम इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, हम लिखते हैं इक्वल्स लिखते हैं तो कांस्टेंट लिखेंगे। जब भी हम प्रोपोर्शन हटाते हैं इक्वल डालते हैं हम कांस्टेंट लगते हैं। हम लिखेंगे I विल बी इक्वल्स टू KV, ये वेयर K इज़ इक्वल्स टू 1/R। K किसके बराबर है, इनवर्स R के, या R इज़ द रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे K की जगह पे 1/R सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। I विल बी इक्वल्स टू K की जगह पे हमने लिख दिया 1/R, और ये V जो है पहले से ऊपर मौजूद है तो V को 1 से मल्टीप्लाई करें V/R आ जाएगा। तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, V के पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा होगा, और इन्वर्स प्रोपोर्शन है R के। R क्या है इसमें, R इज़ द रेजिस्टेंस। ये हमने इसकी डेरिवेशन ड्राइव कर दी। यही जो मैंने आपको बताया ये सब इसमें लिखा हुआ है। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V, I विल बी इक्वल्स टू KV, K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द कंडक्टर, K इज इक्वल्स टू 1/R। फिर उसके बाद हम ये लाइन लिखेंगे, I विल बी इक्वल्स टू V/R। उसके बाद जो है इन्होंने V को यहीं छोड़ दिया, R को इधर ले गए।
तो V विल बी इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर ओमिक सब्सटेंसेज एट गिवन टेम्परेचर एंड फॉर स्टेडी करंट। ये ओम्स लॉ में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ओम्स लॉ जो है सिर्फ ऐसी ओमिक सब्सटेंसेज पे वैलिड होता है जिनमें हमें टेम्परेचर और करंट जो होगा स्टेडी होगा। R इज़ द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसमें जो R है वो कांस्टेंट है, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओम। ठीक है, ये उसकी रेजिस्टेंस की यूनिट है। ये हमने जो है ओम्स लॉ हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने हमसे उसकी लिमिटेशंस पूछी थी, बहुत सारी लिमिटेशंस बताई हुई हैं, आप इसकी 4-5 कर लीजिएगा, सब मत कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है ओम्स लॉ इज़ एन एम्पेरिकल लॉ विच इज़ फाउंड ट्रू मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट बट नॉट फॉर ऑल। ओम्स लॉ जो है वो एक ऐसा एम्पेरिकल लॉ है जिसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में तो ये सही साबित हुआ है लेकिन तमाम में नहीं हुआ। पॉइंट 2 है सम मटेरियल्स आर नॉन ओमिक अंडर अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहते हैं अगर कोई वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कुछ मटेरियल्स जो होती हैं वो नॉन ओमिक होती हैं, यानी कि वो इस लॉ पे पूरी नहीं उतरती। थर्ड पॉइंट है ओम्स लॉ होल्ड ट्रू ओनली फॉर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज रेजिस्टिविटी चेंजेस विद टेम्परेचर। ओम्स लॉ जो होता है वो सिर्फ उस वक्त ट्रू होता है जबकि कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, क्योंकि जब कंडक्टर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। रेजिस्टिविटी का मतलब है उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। जब रेजिस्टेंस चेंज होती है तो फिर करंट भी चेंज होता है। उसका फोर्थ पॉइंट है एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज ग्रेटर विल बी टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और जैसे जैसे करंट फ्लोज होता जाता है कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। 5 पॉइंट है हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर कैन बी कैलकुलेटेड जूल्स हीट लॉ H इज इक्वल्स टू I² RT। ये हमने हीट के अंदर पढ़ा था कि जब भी कंडक्टर के अंदर से रेजिस्टेंस में से करंट गुजरती है तो उसमें से हीट जो होती है वो बाहर निकलती है। जो हीट उसमें प्रोड्यूस होती है वो जूल्स लॉ के हिसाब से किसके बराबर होती है, H इज इक्वल्स टू I² RT, वेयर I इज़ द करंट, R इज़ द रेजिस्टेंस, T इज़ द टाइम। उसके बाद 6 पॉइंट है ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन नेटवर्क सर्किट। नेटवर्क सर्किट में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हम पॉइंट देखते हैं ओम्स डज नॉट अप्लाई डायरेक्टली टू कैपेसिटर सर्किट एंड इंडक्टर सर्किट। ओम्स लॉ जो होता है वो कैपेसिटर सर्किट में और इंडक्टर सर्किट में भी अप्लाई नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है V1 ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर इज़ नॉट रियली अ स्ट्रेट ग्राफ, इट डज शो सम वेरिएशन। तो इन्होंने जो हमें इसमें यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया है, इन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेट नहीं आ रहा, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन दिखाई दे रही है, इसलिए भी ओम्स लॉ को अगर हम देखें तो सही प्रूव नहीं हो रहा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है द V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड्स आर मच डिफरेंट फ्रॉम ओमिक कंडक्टर V1 ग्राफ। तो कहते हैं इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें काफ़ी चेंज दिखाई देता है। ये भी ओम की लॉ की लिमिटेशन है कि देखिए इसके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने दिखाई हैं इन्होंने, तो इसमें देखिए वोल्टेज चेंज हो रहा है, सेम नहीं जा रहा, थोड़ा सा वेरी करता है, इस तरह स्ट्रेट नहीं आता। तो ये लास्ट के पॉइंट अगर आप ना लिखें क्योंकि आपके पास डायग्राम तो नहीं होगी ना वहाँ पे बनी हुई, तो डायग्राम के साथ इन्होंने कंपेयर करा है, तो आप सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हैं और 6 पॉइंट भी बहुत होंगे, इसके 6 पॉइंट लिख लें। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आपने ओम्स लॉ डिस्क्राइब करा और ओम्स लॉ की लिमिटेशन डिस्क्राइब करी। 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 8 से लेके 16 क्वेश्चन तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, जो कि हमारी इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 3 होगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। अल्लाह हाफिज़।